Hey everyone, I hope you all are doing absolutely great. कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे? आई होप आप लोग जमकर पढ़ाई कर रहे हो, मज़ेदार तरीके से आप लोग एंजॉय कर रहे हो। ये हमारे रिवीजन वाले जो सेशंस जो पीडब्ल्यू क्यूरियस जूनियर लेके आए हैं आप लोगों के लिए, द अमेजिंग एग्जाम सीरीज, जहाँ पे आप लोग रिवाइज कर रहे हो इंग्लिश, साइंस, मैथ्स, सो मेनी थिंग्स, एसएसटी भी है ना। तो इतना सारे सब्जेक्ट्स का इतना सारा रिवीजन हो रहा है, कितना बढ़िया तरीके से आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो। आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग इट एंड आई रियली होप you all are getting super duper prepared for your exams. तो yes children, today I have got for you another topic. ये काफ़ी रिक्वेस्टेड टॉपिक रहता है क्योंकि ये एग्जाम में मैंडेटरी रहता ही है। हर वो ग्रामर एग्जाम में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो yes children, as you can see, today's topic is all about reading comprehension. I hope you all can see it. Yes, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को लेके काफ़ी ज़्यादा आप लोग कंफ्यूज रहते हो कि कैसे अटेम्प्ट करना किया जाए, कैसे कम से कम टाइम में हम लोग उसको अटेम्प्ट करेंगे, व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज वी आर गोइंग टू पुट। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हो, फिर आंसर करने जाते हो, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि कहाँ पे क्या करना है क्या नहीं करना है, हाउ टू अटेम्प्ट इट आउट, क्योंकि आप लोग के पास बाकी क्वेश्चंस भी होता है चैप्टर्स में, मतलब क्वेश्चन पेपर में। इसके लिए आप लोग काफ़ी टेंशन रहते हो कि बाकी में तो ठीक है टाइम दे देंगे, इसमें 5-10 मिनट दे देंगे, कैसे भी करके लिख लेंगे, एंड यू डोंट गेट गुड मार्क्स बिकॉज आप लोग उतना अच्छे से टाइम इन्वेस्ट नहीं करते हो इसमें। टाइम आप लोग प्लान नहीं करते हो कि इसमें कितना टाइम दिया जाए, हाउ मच टाइम विल आई अलॉट फॉर द reading of the story, how much time I'm going to allot for the answering of the questions। तो ये सारा प्रॉब्लम्स आप लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा बिल्डअप होता है कि ये कैसे टैकल करें, क्योंकि ऐसे राइटिंग भी लिखना है, लेटर लिखना है, ग्रामर करना है। पहले ही हम लोग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लेंगे तो मतलब बिना प्लानिंग के स्टार्ट करोगे तो यू विल टेक अप मोर देन टाइम दैट यू हैव एक्चुअली एक्सेप्टेड एक्सपेक्टेड एंड दैट यू हैव कैलकुलेटेड कि मुझे इतना टाइम देना है, तो आप उससे ज़्यादा टाइम ले लिए, तो पूरा आपका एग्जाम पेपर का जो टाइम है वो आपका मिसमैनेजमेंट हो जाता है। अब बाकी टाइम फिर वहाँ पे आपको दिक्कत हो जाता है मैनेज करने में। So yes, I will be discussing everything out today कि how you are going to strategize and how you are going to plan to attempt reading comprehension within less to less amount of time with best of your accuracy। आपका numbers enhance होगा, I can guarantee you that। So yes, without any delay, let's start today's session of reading comprehension। So what are the things that we are going to learn today? Let's check आज हम लोग क्या क्या सीखेंगे। Let's look into the knowledge right, ठीक है। So the first thing that we are going to learn today, I hope you all can see the board. So yes, the first thing that we are going to learn today is we are going to learn what is reading comprehension, क्या होता है reading comprehension, ठीक है। So what we are going to learn that first, then we are going to learn about, so we are going to learn that first, then we are going to understand what are the elements of reading comprehension। reading comprehension के जो main elements होते हैं, जो main features होते हैं, उसके बारे में भी हम लोग सीखेंगे कि क्या होता है वो चीज़, ठीक है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द टिप्स फॉर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कम से कम टाइम अटेम्प्ट करने के लिए जो टिप्स होता है उसके बारे में भी हम लोग शेयर करेंगे, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। देन वी हैव अ शॉर्ट पैसेज, एक छोटा सा पैसेज लेके आई हूँ आप लोगों के लिए, सो दैट यू कैन हैव एन आइडिया कि कैसे आप लोग पैसेज रीड करोगे, कैसे समझोगे कि कहाँ पे क्या होता है, कैसे हम लोग उसको रीड एंड एनालाइज करेंगे। एंड वी हैव अ शॉर्ट क्विज बेस्ड ऑन द पैसेज, ठीक है। तो ताकि आप लोग समझ पाओ कि क्वेश्चन आंसर्स कहाँ पे कैसे रिलेट करना है, कैसे अगर स्टोरी पढ़ेंगे तो कैसे क्वेश्चन का कैसे आंसर करना है, ठीक है। Okay, now let's go ahead and start with our first thing, the first slide, and the first thing that we get to learn about reading comprehension is what is reading comprehension. So reading comprehension is understanding what, and making sense of what, of what you read। आप क्या पढ़ रहे हो, जो चीज़ आप पढ़ रहे हो उस चीज़ को समझना, उस चीज़ का सेंस बनाना। To analyze what you have read, to understand, to summarize what you have read is all about reading comprehension। Comprehension word comes from the word comprehend। comprehend का मतलब होता है कोई चीज़ को पढ़ के समझना। अगर आप कोई चीज़ को पढ़ते हो, कोई चीज़ को समझते हो, and then you are talking about it, and then you are summarizing it, or then you are talking about it, then you are giving a
you're talking about it, you're writing about it, you're summarizing it, you're analyzing it, then you are actually comprehending it. Comprehend मतलब कोई चीज को पढ़ के समझना, and then you talk the same thing about it when you are giving answers on it, when you are talking about it. That is called reading comprehension. Okay, so what are the things that involves? So reading comprehension involves grasping the मेन आइडिया. आपका जो स्टोरी है, मेन स्टोरी किसके बारे में है, व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द स्टोरी, that is what it is. You need to grasp it out. Then understanding the details. ठीक है, what are the details in the story? So understand the details in the story and drawing conclusions from where? The text. टेक्स्ट को पढ़ के हम लोगों को क्या कंक्लूजन मिला, what did we understand, what is the main idea of the story, what are the details that they have given in the story, and ये story पढ़ के मुझे क्या exactly समझ में आया, what are the main conclusions that I'm drawing from the story. क्या मेरा स्टोरी एक स्टोरी बेस्ड है, कैरेक्टर बेस्ड स्टोरी है, क्या मेरा जो स्टोरी है इज इट अ टॉपिक बेस्ड स्टोरी, ठीक है, क्या मेरा जो कैरेक्टर बेस्ड होता है तो माइट बी अगर कैरेक्टर बेस्ड है तो मेरा जो कैरेक्टर है वो किस तरह के है, कहाँ से बिलोंग करता है, व्हाट आर द फिजिकल डिस्क्रिप्शंस ऑफ द कैरेक्टर, व्हाट इज द मेन प्रॉब्लम विद द कैरेक्टर, क्या वो कैरेक्टर बहुत रूड है, क्या वो कैरेक्टर बहुत काइंड है, क्या वो कैरेक्टर बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है, या फिर क्या वो कैरेक्टर बहुत पेशेंस इज वेरी पेशेंट. तो किस तरह का कैरेक्टर है, कैरेक्टर का प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज द कैरेक्टर डूइंग to rectify his or her problems throughout the story, what are the changes in the story. ये होता है आपका details of the story, ये होता है आपका details. ये जो मैंने बोला ना understanding details, या understanding details is basically understanding your story कैसे, उसका flow कैसे जा रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है, what are the details we getting about the character and the flow of the story. Okay, next we go ahead and learn the एलिमेंट्स ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. हमारे स्टोरी का क्या मेन एलिमेंट्स होता है जो हम लोग को याद रखना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा. फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज द मेन आइडिया. मेन आइडिया क्या है, मेन आइडिया क्या है स्टोरी का, हाउ विल वी अंडरस्टैंड, बाय वी रीडिंग द स्टोरी. व्हेन वी रीड द स्टोरी, मुझे स्टोरी अगर पढ़ के मुझे समझ में आ रहा है, अच्छा ये जो स्टोरी मैंने पढ़ा, दे आर टॉकिंग अबाउट ग्लोबल वार्मिंग. ओके, ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट्स के बारे में बोल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग के कॉजेस के बारे में बोल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग के प्रिवेंशंस के बारे में बोल रहा है. सो हियर द मेन आइडिया ऑफ माय स्टोरी इज ऑल अबाउट ग्लोबल वार्मिंग. इट इज नॉट अ कैरेक्टर बेस्ड स्टोरी, इट इज अ टॉपिक बेस्ड स्टोरी. ठीक है, इट्स अ टॉपिक बेस्ड पैसेज, इट्स नॉट अ कैरेक्टर बेस्ड पैसेज, इट इज अ टॉपिक बेस्ड पैसेज. तो यहाँ पे जो भी मुझे रीडिंग के लिए जो दिया गया है, जो पैसेज दिया गया है, जो अनसीन पैसेज है, इट इज अ टॉपिक बेस्ड. तो टॉपिक के ऊपर सारा डिटेल्स दिया गया है. सो वी नीड टू रीड द टॉपिक, वी नीड टू अंडरस्टैंड द टॉपिक एंड वी नीड टू एनालाइज इट आउट. हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट, बाय लुकिंग इनटू द सपोर्टिंग डिटेल्स. अब मेन आइडिया तो मुझे पता चल गया कि मेरा स्टोरी में मेन आइडिया क्या है. व्हाट इज द मेन आइडिया, माय मेन आइडिया is like the story is on global warming or my story is on a character. अगर कैरेक्टर बेस्ड स्टोरी है तो सो मेन कैरेक्टर के बारे में है, जो कैरेक्टर इज वेरी रूड एंड वेरी वेरी इम्पेशेंट विद पीपल. ही इज द माइट बी देयर इज अ गर्ल हु इज वेरी रूड and who doesn't want to talk to anyone, who is very arrogant, has a very bad attitude, and she is very lazy, she never listens to her parents. Okay, so might be my character का जो story है, मेरा main character जो है वो ऐसा है. ओके फाइन, अगर वह ऐसा है तो उसके बारे में और क्या डिटेल्स है. अभी तो मुझे ऑलरेडी तो डिटेल्स इतना मिल गया कि मेरा ये कैरेक्टर है, उसके बारे में वो हाउ डज शी लुक, वेयर इज शी फ्रॉम, ठीक है, who are her friends, okay, why does she behave like that, does she actually enjoy it. So every details that we find about this character, every information we find about this character leads us to the फ्लो ऑफ द स्टोरी. स्टोरी का फ्लो कैसे जा रहा है, ये सारा इंफॉर्मेशन हम लोग को बताता है कि कैरेक्टर के बारे में हम लोग को क्या क्या मिलने को रहा है. ठीक है, एंड दैट काउंट्स योर सपोर्टिंग डिटेल्स, कि आपको डिटेल्स मिलता है कैरेक्टर के बारे में कि कैरेक्टर क्या क्या कर रहा है. अब जैसे हम लोग को डिटेल्स मिल गया, जैसे हम लोग नाउ दैट वी नो दैट व्हाट माय स्टोरी इज, हाउ द कैरेक्टर इज, what is she seeking and what is she trying to plan and what is she trying to do, we are going to draw some conclusions कि मेरा स्टोरी किसके बारे में है,
क्या बोला गया है, एंड में क्या क्या हो रहा है, अल्टीमेटली व्हाट इज हैपनिंग विद द कैरेक्टर. सो मेरा व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी, स्टोरी में बोलना क्या चाह रहा है, राइट. सो दैट इज कॉल्ड द इन्फरेंसेस. व्हाट आर इन्फरेंसेस? इन्फरेंसेस आर बेसिकली द कंक्लूजन, कि आपका स्टोरी का कंक्लूजन क्या है. ठीक है, आई होप यू कैन सी. यस, तो आपका, रुको मैं, I hope it is visible this time. Yes, now it's fine. So what is inferences? Inferences are basically the conclusion. जो आप कंक्लूजन ड्रॉ करते हो कि आपका स्टोरी में आप क्या पढ़े हो, क्या आपको समझ में आया. इफ इट इज टॉपिक बेस्ड स्टोरी, जैसे आप, मैंने बोला कि आप पहले अगर जैसे पढ़ रहे हो कि अच्छा ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बोला गया है, व्हाट आर द इफेक्ट्स एंड कॉजेज एंड प्रिवेंशन, इसके बारे में बोला गया है. सो यू नो व्हाट इज द कंक्लूजन ओवर देयर. अगर कैरेक्टर बेस्ड स्टोरी है तो देन ऑल्सो यू नो कि स्टोरी क्या है, मेरा मॉरल स्टोरी क्या है, व्हाट आर दे ट्राइंग टू से फ्रॉम द स्टोरी. Now that we are done with the main idea, supporting details and inferences, next we go ahead to vocabulary. ठीक है, vocabulary क्या है? Vocabulary is basically the words. ठीक है, the stock of words that you have. तो अगर आपको स्टोरी में भी कुछ vocabulary मिलता है, what is it that you find the vocabulary over there? Okay, so any words that you find over there. Okay. So when you read passage, when you read story, you get to know a lot of new words. ठीक है, वहां से आपको नए वर्ड्स एनहांस होता है, आप सीखते हो आपके स्टॉक ऑफ वर्ड से. जो आपका जो स्टॉक ऑफ वर्ड्स है, आपका जो वोकेबलरी है, आपका जो शॉप है, आपका जो गोडाउन है वर्ड्स का, उसमें आपका एड ऑन हो जाता है और भी नए वर्ड्स. व्हेन यू गेट टू रीड, व्हेन यू गेट टू लर्न, व्हेन यू गेट टू सी मोर वर्ड्स. ठीक है, सो दिस इज व्हाट इट कम्स. वोकेबलरी भी इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्योंकि आपको बहुत सारा नया वर्ड सीखने को मिलता है. और क्या होता है, इसी नए वर्ड्स पे आपको क्वेश्चंस भी आता है. राइट द सिनोनिम, राइट द एंटोनिम ऑफ दैट वर्ड, राइट द सिनोनिम ऑफ दैट वर्ड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड, गिव मी एन ऑपोजिट ऑफ दैट वर्ड. ये सब सारा कुछ दिया जाता है. ठीक है, डन. नाउ वी गो अहेड टू द नेक्स्ट वन, दैट इज समराइजिंग. अब वर्ड्स तो हो गया, वोकेबलरी तो समझ में आ गया कि वोकेबलरी क्या है. नेक्स्ट कम्स द समराइजिंग. अब मुझे मेन आइडिया क्या है पता है, डिटेल्स क्या है पता है, कंक्लूजन क्या है पता है, क्या क्या मैंने वर्ड सीखा इसमें से. ठीक है, अल्टीमेटली मुझे ये सारे चीज़ को समराइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है. समराइज नहीं करेंगे तो जब हम लोग क्वेश्चन आंसर्स में जाएंगे तो क्वेश्चन आंसर्स हम लोग नहीं कर पाएंगे. अगर आपका डिटेल में आंसर लिखना होता है, लाइक मोस्टली सब्जेक्टिव आंसर्स, इफ यू गेट if you're getting subjective answers where you need to write a lot, you need to write in details about what has been asked about a character, what has been asked about a particular person, what has been asked about a particular incident. Suppose there was an incident which took place and the character took a, had a major role in that incident. Okay, so might be they are asking you about the incident, they are asking you about how the character felt when that particular character was doing that incident or was taking part in that incident. It can be anything. A little girl who wants to be a cyclist someday takes part in her first cycled race. So it's a very important, obviously, event for her. How was she feeling? What was she doing? So you need to read everything. We need to understand. You need to summarize everything. Otherwise, you won't be able to express yourself in the subjective questions. You won't be able to write well enough. You won't be able to add on information and write in good details. That is very, very important. Okay, for that reason, summarizing the story is absolutely important. You need to read the whole story, understand what has been said, and then summarize कि okay, मेरा जो story है उसके बारे में ये बोला गया है. Done? Great. Now we go ahead to the tips for reading comprehension. What are the tips you should follow right before your exams right now? It is very, very important. अभी के लिए तो काफ़ी ज़्यादा important है आप लोगों के लिए कि आप लोग टिप्स थोड़ा देख के जाओ, ताकि आप लोगों का जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है वो कम से कम टाइम में आप लोग अटेम्प्ट कर पाओ. एंड
ऑब्वियसली बाय कीपिंग इन माइंड दैट आपका एग्जाम है, बाकी क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करना है, तो इसमें जितना कम टाइम में 100% एक्यूरेसी से करोगे वो उतना आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा, राइट? सो द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, प्रिव्यू द पैसेज, रीड द टाइटल एंड टेक्स्ट थॉरली. Now I can guarantee you, if I go ahead and ask you all and I choose students कि कौन कौन एक टीम ए टीम बी बनाते हैं, कि टीम ए में वो बच्चे जाएंगे जो लोग पहले क्वेश्चन पढ़ते हो फिर जाके स्टोरी देखते हो, एंड एक टीम बी बनाएंगे जहाँ पे पहले बच्चे जाके स्टोरी पढ़ते हैं एंड जाके बाद में जाके क्वेश्चंस करके देख के आंसर करते हैं. आई कैन गारंटी यू ऑल द स्टूडेंट्स विल गो टू टीम ए. हार्डली हैंड फ्यू, मतलब अगर देयर आर 100 स्टूडेंट्स, 90 स्टूडेंट्स विल गो टू टीम ए, 10 स्टूडेंट्स विल गो टू टीम बी. ठीक है, बिकॉज मोस्ट ऑफ यू आप लोगों को लगता है कि ठीक है काम चोरी होता है, थोड़ा टाइम भी कम लगता है, पहले फटाफट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर जाके स्टोरी देखेंगे, कैसे कैसे करके जहाँ जहाँ पे आंसर क्वेश्चन का वर्ड्स दिखेगा, आई नो देयर दैट इज द आंसर ओवर देयर, आई विल मार्क इट आउट एंड आई विल आंसर इट आउट. डन, एब्सोल्युटली डन. What if they have asked you an incident which has happened before? आपने तो स्टोरी नहीं पढ़ा, लेकिन क्वेश्चन का वर्ड आपको मिल गया सेकेंड पैराग्राफ में एंड आंसर है आपका फर्स्ट पैराग्राफ में. They have asked you about a after effect of something or something that has happened before the incident. Since you find the word in the second paragraph, you know what the incident is. You just write down the incident. आपका आंसर करेक्ट है? Is your answer correct? No. Absolutely no. So this is the reason reading the passage is very important. What if you get a question जहाँ पे आपको पूछा कुछ और जाता है या आप बोल कुछ और रहे हो, तो आप तो वहाँ पे like आपका मेहनत तो पूरा पानी में गया, बिकॉज आपने जो आंसर लिखा ना वो आंसर आपका काम में आया, बिकॉज यू आर लूजिंग मार्क्स ओवर देयर बिकॉज यू हैव रिटन रॉन्ग. आपको पूछा कुछ और गया है, आपने लिखा कुछ और है. You have wasted your time, you have wasted your energy, you didn't focus on whatever has been asked out of you. Right? So this is the reason reading the story is very, very important. So make sure preview the passage first. Read the title. अगर आपका story का title है तो, नहीं है directly go for the passage, but please promise me you're going to read the passage first. पहले passage को पढ़ो. क्वेश्चंस पहले पढ़ लोगे, फिर हम लोग का ह्यूमन ब्रेन ऐसा काम करता है, लाइक वी रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट, देन वी गो फॉर द स्टोरी, ठीक है, एंड देन वी गो अहेड एंड लुक फॉर द वर्ड्स दैट इज देयर इन द क्वेश्चन. ठीक है, जो क्वेश्चन में वर्ड्स है उसी को ढूंढते हैं, जहां जहां पे वर्ड मिलता है उसी में जाके हम लोग आंसर लिख देते हैं. अरे ये तो मिल गया, बस इसी को लिख देते हैं. आई कैन से यू कैन बी टेक्निकली करेक्ट, अगर ऐसा होता भी है टेक्निकली करेक्ट हो सकते हो. तो माइट बी इफ यू आर हैविंग 5 marks question, you might get 2, 2.5, maximum 3. So why to lose those extra 2 marks? Why not get 5 out of 5? If you have an option, if you have a chance, yes, you can do that in your exam. Exactly in your exam hall में भी आप कर सकते हो. मैम इतना टाइम लगेगा पढ़ने में, नहीं लगेगा बच्चा. आप जस्ट सोचो कि एक आप स्टोरी पढ़ रहे हो, स्टोरी पढ़ नहीं रहे हो, एंड अब डायरेक्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हो. ठीक है, क्वेश्चन देख लिया, क्वेश्चन देख के आप स्टोरी में आ गए, फिर क्वेश्चन में आप देखा अच्छा अच्छा मिल गया आंसर, फिर आप जैसे लिखने गए, अरे नहीं ये क्वेश्चन कुछ और नहीं पूछ रहा है, ठीक है फिर से क्वेश्चन पढ़ती हूँ, अच्छा अच्छा ये पूछा, अच्छा इसने तो ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट्स के बारे में पूछा, मैं तो कॉजेस लिख दिया, अरे मैंने तो क्वेश्चन पढ़ा नहीं ठीक से. ठीक है, फिर से जाते हैं, फिर से ढूंढते कहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट्स. ठीक है, ढूंढ के अच्छा मिल गया अभी ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट्स, अब इसको जाओ फिर से काटो फिर से लिखो. Didn't you waste your time double the time you would be needing to read that passage? अगर आप पैसेज के पढ़ने के लिए 5 मिनट लगता है, तो एक बार आप आंसर लिखते हो, फिर उसको सोचते हो कि नहीं गलत है, फिर आंसर ढूंढते हो, फिर आंसर देख के फिर लिखते हो, फिर इसको स्ट्राइक डाउन करते हो, फिर से नीट एंड क्लीन करते हो. Aren't you wasting almost 15 minutes over here? Do you understand? 15 minutes is so much of important when it comes to exam hall. 15 minutes is like आपका 3 आंसर हो जाता बेटा उसमें, आप एक आंसर में फंसे हुए हो, just because you didn't invest 3 minutes in reading the passage properly. 3 मिनट के चक्कर में आप लोग 15 मिनट वेस्ट कर रहे हो. तो काफ़ी बच्चे मुझे बोलते हैं कि नहीं मैम हम लोग पैसेज पढ़ेंगे फिर बहुत टाइम वेस्ट होता है. नहीं होता है, बिकॉज आपको बाद में ढूंढने में जो वो टाइम वेस्टेज होता है वो यहाँ पे नहीं होता है. इसीलिए आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, गो बाय रीडिंग द पैसेज.
यू कैन डू लाइक दिस, आई यूज टू डू लाइक दिस व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट। मैं पहले पैसेज को एक बार क्विक रीडिंग करती थी सो दैट मुझे आइडिया मिल जाए कि स्टोरी किसके बारे में है। वंस आई एम क्लियर विद द स्टोरी कि अच्छा मेरा स्टोरी का मेन आइडिया ये है, आई गॉट द मेन आइडिया, now I go ahead with the second reading where I used to underline and I used to read them very properly. Second reading was a very concentrated reading. बाद में मुझे टाइम मिले ना मिले मैं अच्छे से स्टोरी पढ़ लूँ ताकि मुझे क्वेश्चन देखूँ तो फटाफट मैं आंसर कर पाऊँ, मुझे ज़रूरत ही नहीं है कुछ मतलब सेकेंड टाइम आके पैसेज देखने की। ठीक है, दिस इज हाउ यू कैन ट्राई। और आप अगर आपको लगता है कि नहीं आप फर्स्ट गो पे इन द फर्स्ट रीडिंग यू कैन कंप्लीट इटसेल्फ, वेरी गुड, लेकिन फर्स्ट रीड द पैसेज, डोंट गो विद द क्वेश्चंस फर्स्ट गो विद द पैसेज को पहले अच्छे से पढ़ो। दिस इज द रीजन आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दिया जाता है ताकि आप उसको पढ़ लो, पढ़ के अच्छे से समझ के फिर आंसर करो। ठीक है, लेकिन आप लोग बस पहले क्वेश्चन पढ़ने जाते हो। तो फर्स्ट रीड द पैसेज, इफ यू आर डन विद द फर्स्ट रीडिंग इटसेल्फ, अगर पहले रीडिंग में ही आप सारा स्टेप्स फॉलो करना चाहते हो यू कैन डू दैट। अगर आपको नहीं लगता है कि नहीं मैं अभी डिटेल्स में अच्छे से कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ूंगा, गो फॉर द सेकेंड रीडिंग। ठीक है, अब सेकेंड रीडिंग टेक पैराग्राफ वाइज, एवरी पैराग्राफ यू टेक सेपरेटली एंड रीड देम एंड पुट ऑल योर कॉन्सेंट्रेशन ओवर हियर। क्लास में कौन क्वेश्चन पे एक्स्ट्रा आंसर शीट मांग रहा है, क्लास में कौन स्ट्रिंग मांग रहा है, कौन टाइम मांग रहा है, कौन बाहर जा रहा है पानी पीने, प्लीज डू नॉट फोकस इन दीज अननेसेसरी थिंग्स। ठीक है, इसमें आप फोकस करते हो, क्वेश्चन पेपर में फोकस नहीं करते हो। सो मेक श्योर व्हेन यू आर रीडिंग द स्टोरी सारा कॉन्सेंट्रेशन अटेंशन उसमें दे दो आप। ठीक है, देन नाउ गो अहेड एंड अंडरलाइन द की पॉइंट्स। जब भी देखो मैं आप लोगों को पढ़ाती भी हूं तो मैं आप लोगों को अंडरलाइन करके करके पढ़ाती हूँ। वाई? बिकॉज इट हाईलाइट्स द इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ये हाईलाइट हो जाता है, वो और भी आंख में दिखता है वो आपको। तो अगर आप आपका पैसेज पढ़ रहे हो एंड यू फाइंड कि अरे ये तो बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट आ गया, मुझे लगता है ये इंपॉर्टेंट है, ये बाद में क्वेश्चन आएगा, व्हाट यू डू इमीडिएटली यू अंडरलाइन इट आउट। पेंसिल लो, पेंसिल लेके यू अंडरलाइन whatever has been mentioned over there. नेक्स्ट टेक नोट्स। अगर आपने देखा कि ठीक है यहाँ से यहाँ तक मेरा आंसर है, ठीक है, तो व्हाट यू कैन डू, जॉट डाउन और मार्क मेन आइडियाज एंड डिटेल्स। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, सपोज आपको लगता है ये वाला जो है पार्ट ये मेरा कैरेक्टर का घर का लोकेशन बताता है, ओके, या फिर कैरेक्टर का डिटेल्स बताता है, व्हाट आई डू, आई मार्क इट आउट लाइक दिस, ब्रैकेट करते हैं एंड क्या करेंगे, कैरेक्टर डिटेल्स। ठीक है, ये मेरा कैरेक्टर डिटेल्स हो गया, कोई बात नहीं, ये वाला जो पार्ट है ये मेरा कैरेक्टर का लोकेशन है, क्या करूंगी, लोकेशन। ठीक है, क्या किया मैंने, ब्रैकेट किया और देखो लिख दिया। अब जब नेक्स्ट टाइम मैं यहाँ पे देखूंगी, मैं बाकी पार्ट देखूं कि ना देखो, मेरा ये वाला पार्ट देखो हाईलाइट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो वेन एवर यू विल बी लुकिंग इनटू द पैसेज, वंस यू गो टू द पैसेज, जैसे कंप्लीट हो जाएगा, यू लुक इनटू द क्वेश्चंस एंड व्हेन यू गो बैक टू सी द नोट्स, व्हेन यू गो बैक टू सी द पैसेज अगेन, ये आपका बहुत इजीली आंख में आ जाएगा कि अच्छा यहाँ पे मेरा कैरेक्टर का डिटेल्स है, यहाँ पे मेरा कैरेक्टर का लोकेशन है, तो यू कैन इजीली फॉर्म योर आंसर्स। ठीक है, आपने अंडरलाइन कर लिया है, आपने ब्रैकेट करके आंसर कर दिया है, तो ऑब्वियसली ठीक है, तो मार्क करने से आपका एक इजी पार्ट रहता है कि आपको हाईलाइट हो जाता है वो पार्ट, यू कैन इजीली फाइंड इट आउट। नेक्स्ट, रीड केयरफुली, पे अटेंशन टू एवरी वर्ड। व्हेन यू आर रीडिंग मेक श्योर यू रीड टू एवरी अदर वर्ड मेंशन ओवर देयर, सारे वो वर्ड्स में मेंशन करो, अटेंशन दो। इफ यू आर क्विकली गोइंग एंड जस्ट रैंडमली यू आर गोइंग थ्रू, तो आपका बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स मिस आउट हो सकता है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स आप मिस आउट कर सकते हो। जैसे मोस्टली आपका वोकैबुलरी पार्ट रहता है कि फाइंड द सिनोनिम ऑफ द वर्ड, अरे ये तो मैंने नोटिस ही नहीं किया वर्ड कहाँ पे गया, फिर से आप चले पूरा पैसेज को पढ़ने की, कहाँ पे है ढूंढते जाओ ढूंढते जाओ, क्योंकि पता नहीं है कहाँ पे क्या है वर्ड। अब वर्ड कहाँ पे है ढूंढेंगे नहीं तो कैसे लिखेंगे सिनोनिम क्या है, एंटोनिम क्या है, राइट। सो दिस इज द रीजन, पे अटेंशन टू एवरी अदर वर्ड। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या है, गेस द मीनिंग। ओके, ये काफी टाइम प्रॉब्लम होता है, ऐसा सिर्फ नहीं कि सिर्फ आपके साथ होता है, बड़े लोगों के साथ भी ऐसा होता है। ठीक है, जब भी आप कुछ पढ़ते हो, ठीक है, वेन एवर यू आर रीडिंग अ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, यू आर रीडिंग अ पैसेज, यू विल फाइंड न्यू वर्ड्स ओवर देयर। ठीक है, यू विल फाइंड एन नंबर ऑफ न्यू वर्ड्स, बहुत सारे नए वर्ड्स आपको दिखेगा।
जिसका आपने कभी सुना तक नहीं है, you word. You have never heard that word in your life. How you're going to write the meaning and the synonym and the antonym? It's next to impossible, isn't it? So when you are planning, when you are going for a reading comprehension, you have a synonym antonym and you have to attempt it. Want to attempt it and you're planning to attempt it out. What you are going to do, if you find a word जिसका आपको meaning पता नहीं है, read the context. ठीक है? Use context to understand the unknown words. How to use context, ma'am? Suppose there is a sentence where it is saying, the girl got hurt. She is wincing and crying for her mother. Okay? She is wincing and crying for her mother. Or you can say she is wincing and weeping. ठीक है? तो मुझे इससे पता चल रहा है कि एक लड़की को लग गया है. अब मुझे पता नहीं कि विंसिंग क्या होता है, मुझे पता नहीं कि वीपिंग क्या होता है. चलो वीपिंग पता है, विंसिंग क्या है? शी इज विंसिंग एंड वीपिंग. ओके, तो विंसिंग का मुझे ये मतलब लग सकता है कि उसको दर्द तो हुआ है, तो माइट बी वो रो रही है, शी इज वीपिंग. विंसिंग, क्या वो दर्द के मारे कुछ रो रही है? दर्द ही लग रहा होगा उसको, राइट? सो विंसिंग एक्चुअली मीन्स व्हेन यू आर एक्चुअली सॉबिंग. एंड हम लोग करते हैं ना, ऐसे ऐसे करते हैं ना हम लोग, जब हम लोग को दर्द लगता है, राइट? व्हेन वी गेट पेन, how do we like sob at times, right? When you sob, when you are in pain, when you are getting physical pain and you are sobbing out of that, that is called wincing. ठीक है? तो मुझे ये कैसे मतलब पता चला? I am guessing it out. Just leave the word. Just take a very simple example. Rahul was Rahul went out to play. Rahul was exhausted. Rahul came back home and Rahul fell asleep. अगर मुझे ये बात पता नहीं है कि exhausted का मतलब क्या है, what will I guess कि राहुल बाहर खेलने गया था, राहुल घर आया exhausted. अच्छा, पता नहीं exhausted क्या है. Let's go to the next sentence. राहुल जाके सो गया. Rahul went to bed and straight slept. Might be Rahul was tired. Yes, exhausted का मतलब tired होता है, extremely tired, right? तो ये, this is how you guess the meaning of the word. This is how you understand. ये हम लोग का human brain का power है कि हम लोग को जब कुछ समझ में नहीं आता है word, we can guess it out. तो ऑलवेज गेस इट आउट. अब देखो, आप घर पे होते हो, आप स्कूल पे होते हो, यू हैव डिक्शनरी विथ यू, यू कैन फाइंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स. What will you do when you go to the exam hall? You don't know, you don't have a dictionary, you don't have a cell phone over there, you don't have internet connectivity. How will you find the meaning of the word which you have never heard? So this is the only idea you can use. Read the text very thoroughly. Read the lines that goes above and below that word and read it thoroughly and उसको समझो कि क्या बोलना चाह रहा है. ठीक है? Then you get the meaning. Okay, with that we understand all the rules and regulations. This is very important, children. Make sure आप लोग इसको focus करो. And yes, now we quickly go ahead with the story. तो story क्या है? Story is all about the rude king and the angry villagers. ठीक है? तो I can understand from the title itself कि ये मेरा कैरेक्टर बेस्ड स्टोरी है. देखो, इसीलिए पढ़ना इंपॉर्टेंट है. जस्ट विद द टाइटल इटसेल्फ आई नो कि मुझे कैरेक्टर बेस्ड स्टोरी है. कैरेक्टर क्या है? देयर इज अ रूड किंग. ठीक है? एंड कुछ एंग्री विलेजर्स है. ठीक है? लेट्स लीड द स्टोरी. Once there was a king named Arvind who ruled the kingdom of Aralia. कैरेक्टर का नाम मिल गया, कैरेक्टर का लोकेशन मिल गया, किंगडम ऑफ अरालिया. See, this is how you underline. कैरेक्टर नेम, कैरेक्टर लोकेशन. इसीलिए अंडरलाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है? Although the kingdom was rich, King Arvind was rude and harsh. I got details of my character. कैरेक्टर का नेचर कैसा है वो मुझे पता चल गया, राइट? He punished anyone who didn't obey him and cared little about his people. जो लोग उनका बात नहीं सुनते थे उन लोगों को वो बहुत पनिश करता था. and he was like never he never cared about them. He is least bothered. You didn't obey me, I'll just punish you. I don't care about you. बहुत रूड है, बहुत इंटॉलरेंट है एंड बहुत ही ज़्यादा कैजुअल है अबाउट सबके इमोशंस के बारे में. एंड बहुत ही ज़्यादा लाइक रूथलेस है. आई कैन से रूथलेस. ओके. द विलेजर्स फियर्ड हिम and nobody cheered when he
रोड बाय, जब भी वो रास्ते से जाता था कोई चीयर नहीं करता था कि ये हमारा किंग है, यू हु वी सी द किंग, नो वन यूज्ड टू चीयर हिम अप। नेक्स्ट क्या हो रहा है, वन डे द किंग नोटिस्ड द विलेजर्स अवॉइडेड हिम। ठीक है, उसने क्या नोटिस किया किंग ने कि द विलेजर्स हैव स्टार्टेड अवॉइडिंग हिम, उसको अवॉइड करना स्टार्ट कर चुका है। अब वो उसके तरफ देखता भी नहीं है उसको, मतलब जब वो जाता है पहले तो मतलब चीयर नहीं करता था, पहले रुक के देखता था, अभी देख भी नहीं रहा है, मतलब देख के ऐसे ही जा रहा है, जस्ट अवॉइडिंग कि जाना है जाओ, जो भी करना है करो। सो ही इज गेटिंग एंग्री अबाउट इट, ऑब्वियसली ही इज द किंग, राइट? Obviously because he is angry, he called the village elder. Village elder का नाम क्या है, भवन। Can you see it? Okay. Angry, he called the village elder. Village elder कौन है, क्या नाम है उसका, भवन नाम है उसका। ठीक है, तो किंग का नाम क्या है, अरविंद, विलेज एल्डर का नाम है भवन। And asked why is it happening, why are villagers avoiding him? So Bhavan said, the people fear you, your majesty. They need kindness, not fear. अगर आपको लगता है कि आप if you're feeling that they can be feared and this is what we goes, it is not like that. They need kindness, they fear you majesty. The way you treat them, they don't like it out, so they don't need kindness, they just need they don't need any fear, they just need kindness. उन लोगों को अच्छे से काइंडनेस से ट्रीट करो तो ये नहीं होगा। but the king is rude, he has a very bad attitude, he is very harsh and he doesn't care about कि कौन क्या कर रहा है। So what is he saying, the king ignored his advice, ignore कर दिया कि I'm just not listening to you, saying that fear made him strong, it is the fear that made him strong। ये लोग जो डरते हैं मुझसे, इसी से मुझे strength मिलता है, this is what it makes me feel strong। But soon enough, okay, उसके बाद क्या होता है, but soon enough a drought struck। ड्रॉट क्या होता है, हम लोग बोलते हैं ना जो जहाँ जब बारिश नहीं होता है, राइट, जब बारिश नहीं होता है, दैट इज व्हाट वी कॉल ड्रॉट। ठीक है, सो इट वाज एब्सोल्युटली ड्राई ऑल ओवर। तब के टाइम में फार्मिंग नहीं हो पा रहा है, फार्मिंग नहीं हो पा रहा है, तो मैक्सिमम जो आपका फार्मिंग से जो इनकम आता है, जो इनपुट्स आता है, वो नहीं आ रहा है। द ड्राउट स्ट्रक द किंगडम एंड द क्रॉप्स फेल्ड। किंगडम भी एकदम डूब गया, क्रॉप्स भी सारा खराब हो गया, हुआ ही नहीं ठीक से। द पीपल वेर सफरिंग, ऑब्वियसली क्योंकि खाना नहीं है, खाना नहीं मिलेगा तो कैसे चलेगा। द पीपल वेर सफरिंग बट द किंग इंक्रीज्ड टैक्सेस मेकिंग लाइफ इवन हार्डर। ठीक है, किंग ने क्या किया, एक तो खाना नहीं है, ऊपर से और भी ज्यादा टैक्स बढ़ा दिया। अब टैक्स तो बढ़ाया तो सबका लाइफ भी एकदम हार्ड हो गया। ऑब्वियसली इट्स वेरी डिफिकल्ट। अगर आपके पास खाने का भी पैसा ना हो, उसके ऊपर अगर टैक्स बढ़ जाता है तो आप कैसे संभालोगे, राइट? हाउ कैन यू पे द किंगडम एंड द किंग, हाउ यू आर गोइंग टू पे द किंग एंड एट द सेम टाइम यू कैन फीड योर सेल्फ एंड योर फैमिली। क्योंकि फार्मर्स थे तो ऑब्वियसली वहां पे और भी लोग थे जो फार्मर्स थे, उनके फैमिली है, उनके बच्चे हैं, राइट? ऊपर से इतना भारी भरकम टैक्स देना पड़ेगा। नेक्स्ट, डेस्परेट होके द विलेजर्स ने क्या किया, द विलेजर्स आस्क्ड द किंग फॉर हेल्प बट ही रिफ्यूज्ड। ओ माय गॉड, वर्क हार्डर, ही शाउटेड। ठीक है, गो आउट एंड वर्क हार्डर, डोंट कम एंड आस्क मी फॉर हेल्प, जो गो फ्रॉम हियर। द विलेजर्स लेफ्ट द पैलेस डिसअपॉइंटेड। विलेजर्स को बहुत बुरा लग गया, नो, ये नहीं होना चाहिए था, हम लोग इतना परेशानी में हैं, हम लोग आपके पास आए हैं हेल्प मांगने के लिए, वी रियली होप कि आप हम लोग को हेल्प करो, लेकिन हेल्प करने के वजह पे आप हम लोग के ऊपर बोल रहे हो कि आप और भी मेहनत करो, आप और भी काम करो, एंड यू दे आर फीलिंग डिसअपॉइंटेड कि whom do we have as our king, जो हम लोग के बारे में सोचता तक नहीं है, हम लोग इतना परेशान है, नहीं सोच रहा है, राइट? नेक्स्ट, देन one morning, King Arvind woke up to silence. Obviously, आप इतना परेशान करोगे, लोग रहेगा क्या? So एक दिन जब वो सुबह उठ रहा है,
It is absolutely silent over there. Why? Because the villagers had abandoned the kingdom. Abandoned का मतलब क्या होता है? When you leave that place. Okay. So the villagers have left the village and hence that place was abandoned by the villagers. Okay. When you leave that place and go somewhere else. The streets and markets were empty because no one was there in the whole village. The king was confused and asked Bhavan what had happened. वो confuse हो गया कि क्या बात है, कोई कहीं पे कोई दिख नहीं रहा है, ना वहाँ पे कोई विलेजर है, ना यहाँ पे, ना मार्केट पे है, ना स्ट्रीट पे है, कहीं पे कोई कुछ दिख नहीं रहा है. What happened? The people have left, Bhavan said. They could no longer live under your harsh rule without them. Your king is, your kingdom is nothing. तो भवन फाइनली उसको बोलता है कि आपका जो लोग थे, जो आपके अंडर में थे, वो लोग आपको छोड़ के जा चुके हैं, क्योंकि आप लोगों ने उन लोगों से इतना ज्यादा मतलब bad behavior किया. The way you treated them was the worst thing that you can do to your own people. They are the ones who make your kingdom. If you are treating them so badly, how you are going to rule? Whom you are going to rule? किसके ऊपर रूल करोगे? How you are going to become a king? किसका king बनोगे आप? Whose king will you be if there are no people around there? If there is no people in your kingdom, right? So they could no longer live under your harsh rule. You treated them so harshly that they cannot survive over here. So they have fled. They have gone from your kingdom. Okay, they have gone. Now the king realized, okay, I have done a blunder. I've done a big mistake that I could have never, I don't know how to cover it up, but yes, I have done a big blunder. So realizing his mistake, what did he do? He felt to do something. He wanted to change. What did he do? First of all, he felt ashamed. He felt bad about his deeds, right? So he promised to change, lower taxes and help his people, which he didn't do in the first place. पहले ही वो कर लेता तो ये नहीं आता, लेकिन पहले वो नहीं किया. वो अपने में बहुत उसका एटीट्यूड था, उसमें एक बहुत ज्यादा प्राउड फीलिंग था कि मैं जो कर रहा हूँ मैं सही हूँ, मैं किंग हूँ. लेकिन नाउ दैट ही रियलाइज्ड इट, he has decided to change it. What is he changing? He's changing the way he was treating people. He's changing the taxes. He has started helping people. The villagers slowly returned to the kingdom, and over time the kingdom became prosperous. And again, see, you can see the villagers are coming back to the king. And King Arvind learned that a true king leads with kindness and not with fear. So finally king, you can see, so finally king has accepted that yes, you cannot lead, you cannot rule over with fear, you cannot treat others with rudeness or harshness, right, or with violence. Only way you can treat them, you can keep them good as a king is by kindness. And as a king it is mandatory for you to look after your people also. So yes, that's what he has learned as his mistake. Did you notice there is a change in a character? वो character जैसे पहले rude था, बहुत harsh था, but ultimately last में आके when he learned his mistake, he is a changed character now. तो उसका character में भी change हुआ. Okay, so this is how we understand how a story of story जो flow होता है, character का जो changes रहता है, character का flow रहता है, वो कैसे change होता है. This is how we understand. So let's have a quick quiz. First question for you all. What was King Arvind's biggest mistake? King Arvind का biggest mistake क्या था? Option A, he was too kind. Option B, he was rude and ruled with fear. Option C, he listened to the villagers too much. Option D, he didn't collect taxes. We all know how was Arvind. Okay, so Arvind बहुत ज़्यादा rude था, obviously, and he wanted to rule with fear. Yes, that is the correct answer. Next. What did the villagers leave? Why did the villagers leave the kingdom? Why did they leave? Did they leave to find something new? Let's check. So they found a better place to live. The king helped them to leave. They were tired of the king's harsh rule. And option D, they didn't want to work. Yes, of course, the villagers were treated very badly by the king, and definitely they were sick and tired of him. Hence, they wanted to leave the kingdom. Obviously, they left the kingdom for that. Okay, next.
What did King Arvind's fear learn? What did King Arvind learn at the end of the story? Very important. How did the character change? What did he learn at the end? Fear makes a king strong. Kindness is more important than power. Taxes should be higher, and he should stop ruling the kingdom. Of course, option B, like kindness is more important. Fear is not important. आप डराओगे धमकाओगे लेकिन आप वापस उन लोगों को नहीं मिल पाओगे, वो लोग आपके पास वापस नहीं आएगा. लेकिन इफ यू आर काइंड, इफ यू आर अ गुड ह्यूमन, इफ यू गो टू दोज पीपल एंड यू बिहेव प्रॉपरली, इफ यू ट्रीट देम प्रॉपरली, वो लोग बार बार आपके पास वापस आएगा, है ना? यस, दैट इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ किंग, क्या है, व्हाट डिड भवन द विलेज एल्डर टेल द किंग अबाउट रूलिंग? रूलिंग के बारे में भवन ने क्या बोला था? अ किंग मस्ट ऑलवेज कलेक्ट मोर टैक्सेस. Fear is the best way to control people. Option C, a ruler should be kind and compassionate. Option D, the king should ignore the villagers. Obviously we can understand Bhavan was the only one who was a good counselor, जिन्होंने उसको बहुत अच्छे से गाइड किया, काउंसलिंग किया था कि ये आप सही नहीं कर रहे हो एंड ये गलत है, ये प्लीज आप इसके ऊपर ध्यान दो. सो ऑब्वियसली ही वाज द वन हु सेड कि रूलर जो है he should be kind and compassionate and not like harsh and not so rude and harsh like you. Okay, तो ये उसने उसको बोला था. नेक्स्ट, what happened to the kingdom during the drought? जब वो ड्रॉट आया था, जब बारिश नहीं हो रहा था, तब क्या हुआ था? The king helped everyone and they prospered. The crops failed and the people struggled. Option C, the villagers ignored the drought and kept working. Option D, the king gave everyone money. Okay, so obviously we can understand that the crops failed and the people struggled, जिसका एडवांटेज किंग लेके और भी टैक्सेस को भी बढ़ा दिया था एंड जो जिसके ऊपर गुस्सा होके विलेजर्स ने पूरा छोड़ दिया था देश. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ डिड द विलेजर्स रिएक्ट व्हेन द किंग चेंज्ड हिज वेज? विलेजर्स ने कैसे रिएक्ट किया? व्हाट डिड दे डू जब किंग खुद अपने आप को चेंज कर लिया, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को चेंज कर लिए, अपने तरीके चेंज कर लिए? दे कंटिन्यू टू स्टे अवे. ठीक है. Option B, they slowly returned to the kingdom. Option C, they demanded more taxes. Option D, they refused to trust the king again. So obviously we can understand from option B itself that they slowly returned from the kingdom. वो लोग अभी खुश हो गए कि ठीक है, अभी king को हम लोग second chance देते हैं. King is trying to change himself and hence let's get back to him. ठीक है, let's get back to him and let's get back to our old place, our old kingdom where we are going to live together. ठीक है. And yes, with that, we come to the end of our session. Thank you so much, children. I really hope reading comprehension आप लोग enjoy किए हो. आप लोग सारे वो tips and tricks was beneficial to you. आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा helpful रहा है. प्लीज़ चिल्ड्रन, प्लीज़ कीप प्रैक्टिसिंग रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन. ऐसा नहीं है कि अभी आज टिप्स एंड ट्रिक्स सीख लिया तो जाके डायरेक्ट हम लोग एग्जाम में जाके हम लोग दे देंगे, एग्जाम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है. ऐसा नहीं होता है. रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन इज लाइक द रीडिंग स्किल्स एंड द राइटिंग स्किल्स वाला थिंग ओनली, वेर यू नीड टू रीड, वेर यू नीड टू लर्न, वेर यू नीड टू अंडरस्टैंड, वेर यू नीड टू प्रैक्टिस राइटिंग द आंसर्स. एंड अभी टाइम है आप लोगों के लिए एग्जाम्स के पहले. प्लीज प्रैक्टिस. ठीक है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे ना, प्रैक्टिस के आप कितने कम टाइम में उसको पढ़ते हो, पढ़ के समझ के आंसर्स करते हो. रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को जब भी आप करने बैठोगे, सिट विद स्टॉप वॉच या फिर टाइम अलॉट करो कि मुझे ये 10 मिनट में कंप्लीट करना है, मुझे ये 15 मिनट में कंप्लीट करना है. एंड ट्राई टू डू दैट, ट्राई टू स्टिक टू योर टाइम. ठीक है, जितना टाइम के अंदर कंप्लीट करोगे उतना आपका प्रोफिशिएंसी लेवल बढ़ेगा. तो एग्जाम में जाके भी ना आपको तब आपका लेट नहीं होगा, टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत नहीं होगा, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी प्रैक्टिस इट एट होम. ठीक है, सो एवरीथिंग कम्स फ्रॉम प्रैक्टिस चिल्ड्रन. Make sure you keep practicing, and the more practice, the more you practice, the more perfect you get, as I always tell you. So yes, children, with that we come to the end of our session. Keep practicing, children. Take care of yourself and do your work very diligently. आपका जो पढ़ाई अच्छे से करो and go and give your exams in the best possible way. So all the best, children. Thank you so much.